तो सवाल यह है कि कश्मीर के जिन खानदानों को जनता ने खारिज कर दिया, देश ने खारिज कर दिया, क्या अब वो 370 को लेकर के एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं? हम तो ये कहते हैं, क्योंकि आज गुपकार घोषणा को लेकर फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक होने वाली है। इस बैठक में महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। आपको सबसे पहले यह भी जानना चाहिए कि गुपकार घोषणा क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यह बैठक 4 अगस्त 2019 को हुई थी फारूक अब्दुल्ला के घर पर, और फारूक अब्दुल्ला के घर को ही गुपकार हाउस कहा जाता है, गुपकार हाउस के नाम से जाना जाता है। और गुपकार घोषणा यह थी कि 370 को हटने नहीं देंगे, और अब दोबारा ये इकट्ठे हो रहे हैं कि यहां पर दोबारा 370 को लागू किया जाएगा, उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। यहां पर लड़ाई 370 बचाने की है या फिर खानदान बचाने की? सबसे बड़े सवाल, आस्था पर क्यों जरूरी है लॉकडाउन? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या यह खानदान बचाने की जंग है? कश्मीर शांत है, इस कारण से कश्मीर को बिगाड़ने की साजिश है, और 14 महीने बाद भी क्या अब तक देश प्रेम का पाठ जिनको समझ में नहीं आया, अब क्या उनको देश प्रेम का पाठ समझ में आएगा? तो 370 पर हारे तो अब क्या दोबारा से दहशत के सहारे? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ राजीव जेटली हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इफ्गार मिसगर हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ MS बिट्टा हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट। सबसे पहले राजीव जेटली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर इसलिए रिहाई की थी ताकि दोबारा आजादी मिल सके जहर उगलने की? क्योंकि यहां तो रिहा होते ही, परसों महबूबा रिहा हुई हैं, उससे पहले अब्दुल्ला साहब रिहा हुए थे, रिहा होते ही दोबारा अपने काम पर लग गए जो पहले करते थे, लोगों को भड़काने का। मैं वेट कर रहा था सचिन जी, मैं वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था शायद कांग्रेस पार्टी का कोई ट्वीट आएगा, कोई मैसेज आएगा, कोई संदेश आएगा, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष किया उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी के लिए। उन्होंने कहा नज़रबंद किया गया, जबकि इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर नज़रबंद किया गया था। इंटेलिजेंस इनपुट ये थे कि अगर इनको नज़रबंद नहीं किया गया तो ये कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके के अलगाववादियों को भड़का करके आग लगा सकते हैं। और आप देखिए, जब से 5 अगस्त के बाद, जब से हमने 370-35 से हटाया, उसके बाद से एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। इससे एक मंशा तो साफ होती है कि इनकी मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना चाहिए। लेकिन वो लोग जो इनके नज़रबंद होने के दौरान ये बार बार दावा कर रहे थे या क्लेम कर रहे थे कि हम आपका संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आप देखिए दोनों बातें साफ हो गई। फारूक अब्दुल्ला जी ने आते ही क्या बोला? आते ही उन्होंने चीन का सहारा लिया। और हमने पीछे कोरोना पैंडेमिक के अंदर क्या देखा? जब हमारे चीन के साथ डिस्प्यूट था, तब भी हमने देखा कि एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, बार बार चीन का सहारा लेकर के हमारे देश में हमारे नेतृत्व पे उंगली उठा रही थी। तो दोनों का काम एक ही था, एक अंदर था और एक बाहर था, दोनों मिलकर के एक ही काम कर रहे थे। कश्मीर की जनता ने इनको दरकिनार कर दिया, इस बात का सबूत इनको मिल चुका है। क्योंकि अगर यही फारूक अब्दुल्ला साहब जो राजनीति कर रहे हैं, या महबूबा मुफ्ती जो राजनीति कर रही हैं, क्या ये चाहेंगे जिन लोगों को बरकरार रहे? क्या उमर अब्दुल्ला के हाथ में अपना बंदूक पकड़ाएंगे? क्या उमर अब्दुल्ला का कोई ऐसा वीडियो जारी होगा जिसमें कहता हो कि मैं इस संघर्ष को आगे लेके जाने चाहता हूं या लड़ाई लड़ना चाहता हूं, और हाथ में पीछे AK-47 रखी हो? नहीं, ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। और जो भोले भाले लोग जिनको बरगलाया गया, जिनको शिक्षा मिल रही है, जिनका विकास हो रहा है, जहां पर IIT, बड़े बड़े कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, IIM खोला जा रहा है, जहां मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, वहां पर अगर ये लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ गए, इन लोगों की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। ये है मुख्य मुद्दा। आज बार बार ये मीटिंग किस बात के लिए कर रहे हैं? तो जब आपको मंशा पता थी तो फिर रिहाई क्यों किया? हाँ, नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं कि ये रिहाई नजरबंद होने के बाद, जो इंटेलिजेंस इनपुट के बाद, नजरबंद होने के बाद जो माहौल बेहतर हुआ, उस बेहतर माहौल के बाद ये सोचा जाना जरूरी था कि दोनों नेताओं को अब नजरबंद नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन ये जानना भी जरूरी था कि ये लोग क्या उस मंशा के साथ चल रहे थे? क्या ये लोग चाहते थे, जो चाहते थे वो अब नहीं करना चाहते? लेकिन अब इनकी रिहाई के बाद बात स्पष्ट हो चुकी है कि ये लोग जहर फैलाने वाले लोग थे, जहर फैलाना चाहते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पिता पुत्र ये सोच ले कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर मेरी जागीर है, या कोई और व्यक्ति सोच ले कि इस पर मैं राज करूंगा। ये राज करने की प्रथा चली गई है। आम व्यक्ति को उसकी सुविधाएं, आम व्यक्ति को उनकी जरूरतों को पूरा करना, जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ना। तिब्बत के लोग, लद्दाख के लोग, देखा आपने कैसे खुशी मनाई उन्होंने, जम्मू के अंदर कैसे खुशी मनाई गई 370 और 35 से हटने के बाद। अगर मातम कहीं परस्तना हुआ देखा जा रहा था तो वो केवल और केवल इन दो नेताओं के बीच में देखा जा रहा था। इनकी दुकान बंद हो रही थी। सर मैं तो यही कह रहा हूं ना सर, कि सिर्फ निंदा भर कर देने से क्या इन पर लगाम लग जाएगी?
क्या मंशा भर पता होने से या सिर्फ निंदा करने से इन पर लगाम लग जाएगी? क्योंकि एमएस बिट्टा साहब, अमन चैन का कश्मीर तो उनको पसंद नहीं है। 370 से हुआ क्या? 1.5 साल से एक स्कूल नहीं जगा, अलगाववादियों की दुकान बंद होगी, कोई कमांडर बनने को तैयार नहीं है और इनकी भी शायद दुकान बंद होगी। वो इनको पसंद नहीं है ना, तो इन पर लगाम लग जाएगी इस तरह से सिर्फ निंदा करने से। ये तो अपने काम पर लग गए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पाकिस्तान से हाथ मिलाए, दूसरा चीन से हाथ मिला लेगा। आपने देखा जो चाइना के साथ इस वक्त हमारी तलखी हुई, पहली बार ऐसा हुआ है। 370 धारा हटने के बाद वहां का आम नागरिक, वहां का रिटायर्ड सैनिक हमारे हर जवान को राशन पहुंचा रहा है, खुद अपने सामान अपने हाथों से उठा रहा है। यह है 370 धारा, यह है हमारी सीमाओं की सुरक्षा। मुझे बताइए, पत्थरबाजी हुई क्या कभी 370 धारा हटने के बाद? क्या आम नागरिक, इन पॉलिटिशियनों की छोड़ो, अब बाहर आ गए? अब दुकानदारी कैसे चलेगी? वोट कैसे मिलेगी? सत्ता कैसे हासिल करेंगे? कोई ना कोई तो मुद्दा करेंगे। बताइए, किसी आम नागरिक के ऊपर गोली चली हो, हमारे जवान तो शहीद हुए, मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान से बैठे हुए इस देश को तोड़ने वाले आतंकवादियों को ठोका जा रहा है। इनको मेरा सवाल है, क्या पंजाब के अंदर हमने खालिस्तान बनने दिया? ना बना था, ना बनने दिया, ना बनने देंगे। बनेगा तो हमारी गंदी हनेरी की तरह लाशों से निकल जाएगा। इस तरीके से कश्मीर हिंदुस्तान का एक वो हिस्सा है, कश्मीरी हमारा भाई है, उसको तरक्की के रास्ते पे लेके जाना, इन राजनीतिक लोगों की चुगल से हटा करके उनके बच्चों के फ्यूचर को बचाना, उनके बच्चों को आईपीएस आईएएस साइंटिस्ट बनाना, ये आज का काम है। मेरा बीजेपी या किसी से लेना देना नहीं है, मेरा मतलब आम नागरिक का है। पंजाब में क्या आप कभी गोली चलती है क्या? 36,000 बेगुनाहों के खून हुए जनाब, हमने भी मौत के कफन बांधे थे। ये कहते हैं हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग मारे गए। अरे जो सैनिक शहीद हो गए उनका कौन था? और जो लोग मारे गए वो या तो पाकिस्तान के थे या इनके वर्गाए हुए गर्म भाषणों से थे। कहा कहते थे महबूबा मुफ्ती जी, तिरंगा झंडा अगर लहराया गया तो आग लग जाएगी। क्या लहराया गया तिरंगा झंडा? देख लिया आपने? कितनी भी ये मीटिंग कर ले, 370 धारा हटने के बाद आपके चैनल के ऊपर एक दिन पहले कहा था 35A की बात की थी, पर नरेंद्र मोदी ने हमें 370 धारा का किया। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा कोई राजनीतिक बात नहीं है, कितनी भी ये मीटिंग कर ले, कितनी भी ये आग लगा ले, और उस चाइना से आग लगाने की बात करते हैं, जो चाइना जहां हजारों मुसलमान भाई जिनको जेलों के अंदर बंद करके काटा जा रहा है, तस्वीरें दिए जा रहे, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को, उस चाइना की बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी, अरे हिंदुस्तान ने आपको क्या नहीं दिया? हमारे खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा। हम महंगी चीजें लेते हैं, पर कश्मीर के अंदर कहते हैं हमारा भाई है, हमारी बहन है, इनको तकलीफ ना आए। अरे इनकी दुकानदारी खत्म हो रही है जनाब, इनकी दुकानदारी खत्म हो रही है। और इसके लिए तो दाद, बेटा साहब, इसके लिए तो दाद देनी पड़ेगी उन कश्मीरियों को ना, इफ्तिखार मिसगर जैसे कश्मीरियों का ना, जिन्होंने इन अलगाववादियों की दुकान, इन आतंकियों की दुकान बंद कर दी है कि एक पत्थर तक नहीं चला, एक स्कूल तक नहीं चला। यही खीस है ना जो आज गुप्कर कमेटी की सिफारिशें लागू कराने के लिए, वो बैठक करने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, और उसी कश्मीरी के नाम पर। मेरे ख्याल से आपसे अच्छा कौन जानता होगा इफ्तिखार मिसगर साहब कि दोबारा कश्मीर को जलाने की प्लानिंग हो रही है? देखिए सचिन जी, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों में जो आप चुप्पी देख रहे हैं, वो चुप्पी का एक ही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास हट गया है किसी भी राजनीतिक दल से। आज चाहे गुपकार में कोई भी बैठक हो, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपना तभी मानेंगे जब कश्मीर के मुद्दे पे बात होगी। 370 एक एक्ट बना था, एक ब्रिज बना था हिंदुस्तान और कश्मीर के आइन के मुताबिक, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मसला है उस पर आज भी कोई भी पॉलिटिशियन बात नहीं करता है। जो कश्मीरी चाहता है कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल मसले पे बात हो। आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम
मैं दिल से कहता हूं, जम्मू कश्मीर की आवाम आज भी किसी भी राजनीतिक, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि जब सत्ता पे बैठते हैं तो सत्ता पे बैठ के इसी महबूबा मुफ्ती जी ने बोला कि राजनाथ सिंह के बगैर कोई इसका हल नहीं कर सकता है, मोदी जी के बगैर कोई इसका हल नहीं कर सकता है। आज कांग्रेस का ढोगलापन मेरी समझ से बाहर है। कांग्रेस दिल्ली में तो 370 के बारे में उठी नहीं, खड़ी उठी नहीं, और आज वो गुपकार डिक्लेरेशन। हाँ, कश्मीर में एक रे ऑफ किरण है कि शायद अगर ये लोग ईमानदारी से आए, सियासत बंद करें और कश्मीर मसले पे बात करें, जो कश्मीर मसला 1947 से पड़ा हुआ है उस पे बात हो, तो कश्मीरी लोग उसके तो हो तो गया सर हल। अब तो कश्मीर मसला रहा ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, कश्मीर मसला रहा ही नहीं, अब तो कश्मीर मसला हो तो गया हल। अब किस तरीके का कश्मीर मसला? भाई कश्मीर की प्रॉब्लम क्या थी? कश्मीर में लगातार जो है वहां पर आतंकी बनाए जाते थे। कश्मीर में प्रॉब्लम क्या थी? वहां पे लोगों को बरगलाया जाता था। कश्मीर में स्कूल जलाए जाते थे। आम लोगों को मेन स्ट्रीम का नहीं बनने दिया जाता था। आम लोगों के अधिकार छीन लिए जाते थे। और था क्या कश्मीर का मसला? यही था ना। और राज कौन करता था? खानदान करता था। आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आपका भरोसा नहीं है इन दोनों पर, आपको तो खुश होना चाहिए कि कश्मीरियों ने नकार दिया, हो गया मसला सॉल्व। कश्मीर का मुद्दा क्या है? इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। इन्होंने दो बातें बहुत अच्छी की, राजनीति के ऊपर बड़ी अच्छी बातें की, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। पर इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कश्मीर का मुद्दा तो कोई रहा ही नहीं। 370 धारा का तो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, हिंदुस्तान का संविधान का मंदिर जब सब कुछ हो गया, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है हर कश्मीरी को रोजगार मिले, वहां सड़कें बने, वहां डेवलपमेंट हो, वहां राजनीतिक लोग खून पसीने का हिंदुस्तान के लोगों का पैसा विदेशों में ना जाए, इनके बच्चे विदेशों में पढ़े अच्छी शिक्षा लेने के लिए। पर आम कश्मीरी बच्चा, आम कश्मीरी नागरिक, उसका बच्चा विदेशों में जाके पढ़े और हिंदुस्तान में नाम ऊंचा करे। अरे इनके बच्चे सर उसको तो कश्मीर नहीं पढ़ने दे रहे थे, लूटते पैसा हिंदुस्तान का। अगर हिंदुस्तान के अंदर सर उसको तो कश्मीर में नहीं पढ़ने दिया जा रहा था। सर उसका तो स्कूल जला करके उसको तो कश्मीर में नहीं पढ़ने दिया जा रहा था। इफ्तिखार मिस्कर बोलिए, अपना जवाब दे दीजिए। आप 30 सेकंड में जवाब बोलना चाह रहे थे, फिर उसके बाद राजीव जेटली लास्ट करेंगे। अगर बात डेवलपमेंट की होती, अगर बात तरक्की होती, तो फिर यूएनओ दफ्तर क्यों जम्मू कश्मीर में? कौन सा? अगर बात हिंदुस्तान एक आज 2020 का ताकतवर मुल्क है। दुनिया हिंदुस्तान को हटाइए करती है जनाब। ये वो 1900 पुराना भारत नहीं है भारत का, ये आज का हिंदुस्तान है। कौन सा यूएनओ इसमें आता है? क्या चाइना ने इतना कुछ कर दिया? पूरे दुनिया में कहर मचा दिया कोरोना। कहा था यूएनओ? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का अंग है, हिंदुस्तान का कश्मीर। हटाइए ना। अगर यहाँ पे शांति है तो मुझे एक बात बताएं कि आपने फोन काम क्यों नहीं किया? देखिए तो काबू में आएंगे नहीं। मुझे लगता है कि इस तरीके की चर्चाओं में जाने का अब कोई फायदा नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, भारत का अभिन्न अंग है और भारत का हिस्सा ही है और भारत के अंदर ही रहेगा। रही बात जो सपने पाले बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती मैडम हो, इन लोगों ने जो सपने पाले हैं कि हम चीन का सहारा लेकर के कश्मीर के अंदर दोबारा से इस तरीके की हलचल मचाएं जिससे हमें राजनीतिक फायदा मिलता हो, तो वो अब होने वाला नहीं है। कश्मीर के अंदर अगर कोई ये सपना लेता हो कि मैं चीन के सहारे से भारत को डिस्टर्ब करूंगा, तो आज भारत की जनता इतनी जागरूक है, कश्मीर की जनता इतनी जागरूक है कि उसे मालूम है उनका क्या इलाज करना है और उनका इलाज होता भी चला जा रहा है। जनता पर इतना भरोसा होता नहीं। आज की बैठक में गुप्तकार घोषणा का जब नाम लेते हैं तो वो भी आम कश्मीरियों के नाम पर कर रहे हैं कि आपने हमारी बेइज्जती हुई, आप लोगों का स्वाभिमान वापस लेकर के आना है, 370 वापस लेकर के आएंगे। अगर कश्मीरियों पर इतना भरोसा होता, इस खानदान को न लगा होता, भले वो अब्दुल्ला और मुफ्ती हो कि हमारी दुकान सिमट चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो चीन का सहारा नहीं लेते, बात कश्मीरियों की करते। क्योंकि अमन चैन का कश्मीर तो इनको पसंद ही नहीं है और यह होते ही वापस अपने काम पर लग गए हैं। लेकिन तब तक सब दुकानें, आतंक की दुकान भी कश्मीर में बंद हो चुकी है। और यह बंद किसने की है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.